अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आज हम बात करने जा रहे हैं एलर्जिक राइनाइटिस के हवाले से। एलर्जिक राइनाइटिस बुनियादी तौर पर है क्या और इसका और कॉमन कोल्ड का, आम जो सर्दी लगती है उसका क्या फ़र्क है और इसमें इलाज क्या कर सकते हैं और आपको पता कैसे चलेगा कि आपको एलर्जिक राइनाइटिस ही है, आपको कोई आम सर्दी नहीं लगी, कोई आपको सीजनल चेंज की वजह से कोई मसला नहीं हुआ, ये आप कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहली चीज जो समझने की जरूरत है वो ये है एलर्जिक राइनाइटिस आम जुबान में इसका मतलब क्या है। एलर्जी का एक रिएक्शन है, ओवर रिएक्शन है, और राइनाइटिस यानी आपकी नाक की, आपकी जो एयरवे, सांस लेने का सारा आपका जो रास्ता है, बुनियादी तौर पर वो इन्फ्लेम्ड या उसमें सोजिश हो जाती है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है। तो स्वेलिंग होने की वजह से सांस लेने में मरीज को बहुत ज्यादा मुश्किल होती है और मुश्किल की वजह से जब उसको सांस लेने में मुश्किल होती है तो उसका पहला सिम्टम क्या होता है। मरीज जब सुबह उठता है उसका आमतौर पर यही होता है कि मैं जब सुबह उठा हूं तो मैं वजू करने के लिए उठा, मैं नमाज पढ़ने के लिए उठा, तो साथ ही मैं बिस्तर से निकला, मुझे 8-10 छींकें हैं, बहुत ज्यादा छींकें आती हैं, आपका नाक बहना शुरू हो जाता है, रनी नोज होता है, म्यूकस जो उसमें पानी होता है वो बिल्कुल पतला होता है। आम जो सर्दी होती है, कॉमन जो कोल्ड है, उसमें म्यूकस ज्यादातर आपका थिक होता है, कोई इन्फेक्टिव होता है, आपको फर्क उसमें समझ आ जाता है। जो आम सर्दी है उसमें 3-4 दिन के बाद ज्यादातर मरीज अगर दवाई भी खास तौर पर ले रहा है तो ज्यादातर वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो एलर्जिक राइनाइटिस है इसमें जरूरी नहीं होता कि मरीज 8-10 दिन के अंदर ठीक हो जाए, 2 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाए। कुछ लोग जिनमें ये ओवर रिएक्शन आपके इम्यून सिस्टम का इतना ज्यादा नहीं है वो जल्दी भी ठीक हो जाते हैं। कई लोगों में महीनों भी लग सकते हैं और अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा या फिर आप जो एलर्जन है, जो आपको एलर्जी कर रही है चीज, उससे आप दूर नहीं हो रहे, उसको अवॉइड नहीं कर रहे, तो ये सालों तक भी जा सकता है। ज्यादातर मरीज अपने आप को जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो वो अपने आप को काफी हद तक सेल्फ डायग्नोस कर चुके होते हैं कि उन्हें किस चीज से एलर्जी हो रही है। जिस तरह अभी कुछ अर्सा पहले मौसम जब चेंज हो रहा था, एसी वगैरह चल रहे थे, उसमें मरीज एसी से निकलकर बाहर आया है तो उसको छींकें आना शुरू हो सकती हैं, या अगर इतनी अभी सर्दी भी नहीं थी और गर्मी भी कम हो चुकी थी तो मरीज बाहर से अंदर गया एसी वाले कमरे के अंदर तो उसको छींकें आना शुरू हो गई हैं। कोई वो स्मॉग वाले, पोल्यूशन वाले, मट्टी वाली जगह पे गया है, उसको फौरन छींकें आना शुरू हो जाती है, नाक फौरन बहना शुरू हो जाता है, उसको सांस लेने में मुश्किल आना शुरू हो जाती है, खांसी हो सकती है। तो किसी परफ्यूम से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप कोई बस में सफर करते हैं, वहां पे आपको अचानक से ये छींकें शुरू हो सकती हैं। तो ये चीजें हो सकती हैं। अगर कोई खातून है और वो घर में खाना बना रही है, किसी मसाले की स्मेल से एलर्जी हो सकती है। तो एलर्जी का बुनियादी तौर पर ये एक ओवर रिएक्शन होता है जो आपका इम्यून सिस्टम उसको खतरे को एक हद से ज्यादा सेंस करता है और उसमें फिर छींकें कॉन्टिन्यूस शुरू हो जाती हैं ज्यादातर और नाक उसमें बहना शुरू हो जाता है। इसके बाद अगर आपने समझ लिया कि अब आपको ये एक प्रॉब्लम है तो उसको ठीक कैसे करना है। उसको ठीक करने के लिए आप बहुत सारी चीजें हैं, जिनमें सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आपको समझ आ गई है कि आपको प्रॉब्लम क्या है तो आप उस एलर्जन से अपने आप को दूर करें, मट्टी को अवॉइड करें, मास्क पहने, पानी ज्यादा पिए। इसके अलावा डीकंजेसेंट नेजल स्प्रेज होते हैं, पानी जो आम नॉर्मल सलाइन होता है उससे आप स्टीम ले सकते हैं, नेबुलाइज कर सकते हैं, भाप ले सकते हैं। और स्प्रे जब नाक के अंदर करते हैं, ज्यादातर डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, तो उससे आपको आसानी होती है सांस लेने में। लेकिन मरीज ज्यादातर खाने वाली हमारे यहाँ दवाइयां पसंद करते हैं, तो खाने वाली दवाई में आप क्या लेंगे, आप एंटी एलर्जी एंटीहिस्टामिन लेंगे, जिसमें कुछ दवाइयां होती हैं जिनमें नींद थोड़ी सी शामिल होती है, जिनमें सिट्रीजीन है। इसके अलावा जो लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं, बच्चे हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट है कि लोरेटिडिन है, सॉफ्टिन के नाम से आती है, फेक्सोफेनाडिन में आप ले सकते हैं। उसमें यह है कि सिडेटिंग इफेक्ट नहीं होता, उसमें नींद नहीं आती और मरीज दिन के टाइम भी अगर लेता है तो वो अपना काम आसानी से अच्छे तरीके से कर सकता है। ये इसके अंदर आसानी होती है। इसके अलावा मोंटिलोकास्ट का अपना रोल है, वो डॉक्टर आपको आपकी कंडीशन के हिसाब से रेकमेंड करता है। अगर किसी भी चीज से इन चीजों से आप उतना इंप्रूव नहीं कर रहे या फिर सुपर एडिड उसमें के साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, फिर एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं। और उसके अलावा इन सारी चीजों के अलावा खाने वाली दवाइयों से भी अगर पेशेंट रिकवर नहीं कर रहा, बहुत सारे मरीज जो काफी अरसे से ले रहे होते हैं, फिर उसके बाद उनको इम्यूनोथेरेपी की तरफ लेकर जाना पड़ता है, बाजुकात इंजेक्शंस उनको लगाए जाते हैं, वैक्सीनेट किया जाता है। तो इन सब चीजों का 1 बाय 1 अपना रोल है, लेकिन ये सारी चीजें आपको ऑब्वियसली आपका डॉक्टर ही रिकमेंड कर सकता है। आप अपने बुनियादी तौर पर क्या चीज कर सकते हैं, आप एहतियात कर सकते हैं, उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं कि आप उन चीजों से जिनसे आपको एलर्जी ज्यादा होती है उनको अवॉइड करें।
तो ये बुनियादी चीज़ें हैं। और इसके अलावा स्प्रेज जो डीकंजेस्टेंट नेजल स्प्रेज हैं वो भी बहुत सारे नाम से आते हैं। अगर उनमें स्टीरॉयड भी हैं, उनमें आम स्प्रे भी है जिसमें ज़्यादा मेडिसिन नहीं होती, वो आपकी कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर उसमें रेकमेंड करता है। अल्लाह हाफिज़।